अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाजरीन, आज आपको एक बार फिर लिए चलते हैं गांव की पंचायत में और देखते हैं कि पंचायत में आज किस मसले पर बातचीत हो रही है। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या मसला है, क्या बात हो रही मसला ये है फरीद साहब कि सबको पता है कि गर्मी टुर पड़ी है, मौसम गर्मी का शुरू हो गया है। तो जनाब मेरे जवाई भाई राणा साहब से आपको पिछली दफा भी मिलाया था। अल्लाह के फजल से पूरे गांव को पता है कि माशाल्लाह अक्लमंद आदमी है जी। और ये भी हर वक्त अपना अक्ल, अपनी मत, अपना जो इल्म है वो गांव के लिए वक्फ किए रखते हैं। अच्छा, इन्होंने ये देखा है कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव के जो जवान आदमी हैं, जिन्हें हम नौजवानाने पिंड कहते हैं, अच्छा, वो नहर की तरफ चल पड़ते हैं नहाने के लिए। और उधर जाके फिर नहाते हैं जिस नहर में हमारे गांव के करीब से ही गुजरती है। मगर अपना फरीद साहब मशहूर है पूरे गांव में कि ये नहर हर साल बंदा लेती है। अच्छा, हर साल एक अद्धा बंदा लाजमन उसमें डूब के फौत होता है। जी तुसी भी तो सारी जिंदगी उस नहर च नहा के लगाई है, तानू उस नहर ने मौका क्यों नहीं दिता? वो तेरा भी मेरे नाल ही जाता रहा है, कट्ठी दोवें भरा नहान जाते रहे हैं। और अक्सर सुनिया है ये दो भरा गए नहान वास्ते ते निक्का डुब गया। ये गल प्यो कोलों भी पुछ लै। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਤਰਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। तारू ही डुबदे ने। ਵਾਹ ਉਹ ਚਾਚਿਓ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। बात ये है फरीद साहब कि वहाँ पे हर साल एक हादसा जरूर होता है। और वैसे भी आपको पता है कि नहर जो है वो जरा थोड़ी दूर है पिंड से। बच्चे आवारा फिरने के चक्कर में उधर चले जाते थे। तो राणा साहब ने सोचा कि जो हमारी अगली नस्ल है उसको महफूज किया जाए। मैं नहीं चाहता भी हमारी नई नस्ल नहरों पे जाकर सिगरेट पिए। हाँ, ये देखे ना, ये है इनका माशाल्लाह मुशाहिदा। इन्होंने देखा कि उधर जब नहाने जाते हैं बच्चे तो सिगरेट भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो इन्होंने जनाब सारी अपनी इन्वेस्टमेंट, नवा मोटरसाइकिल भी अपना बेच के तो पास जो पैसे थे माशाल्लाह जेडी बैंक बैलेंस है जेड़ा माशाल्लाह मेरा हाल 17,000 रुपया थी वो भी सारा, और बाकी पैसे मोटरसाइकिल बेच के तो अपने गांव के अंदर ही ना जी एक वाटर पार्क बना लिया। ਆ ਭਾਈਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੌਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। कोई शर्म कर, तेन उत्थे बोर्ड लगा नजर नहीं आंदा राणा वाटर पार्क। ਉਹ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए आहो ते 2 सीजन लगने हैं ते हाँ टाइलां भी लवा ही लेनियां सन। फरीद साहब उधर माशाल्लाह राणा साहब ने 12x24 का बनाया है स्विमिंग पूल। अच्छा, वाटर पार्क बच्चों के नहाने के लिए। और बच्चे माशाल्लाह हला लड़ा हुई पई है। बड़ा चल पड़ा है, बड़ी बरकत पड़ गई है। बल्कि जा जा के ये चौधरी साहब को शिकायतें करते रहे हैं। ये जैलसी फिर नाल ही शुरू हो जाती है ना जी। ये पुंगरता तो वेख ही नहीं सकते किसी को। अब आप देख लेना माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, जिसको अल्लाह 4 पैसे दे देता है ये लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी कि गलत है, ये बंदा ही नहीं ठीक। लेकिन बात यह है चौधरी साहब और राणा साहब कि सिर्फ एक पूल बनाने से तो वाटर पार्क नहीं बन जाता, उसका जो पूरा एक माहौल होता है, इर्द गिर्द सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसमें एक तरीक़ाकार होता है। सिर्फ पूल वाटर पार्क तो नहीं कहलाता। और बाबूजी मैं 3 दिन बाद पानी बदलता हूँ पूल का, क्लोरीन डालता हूँ, मैं जरासीम ना आ जाए कहीं बीच में। हाँ जी, उसमें वो दवाई डालते हैं, मुझे कहते हैं जी कि इससे जरासीम मर जाते हैं। अच्छा। और वैसे भी हजूर उधर तो रौनक कितनी लग गई है, गांव की बल्ले बल्ले हो गई है। हाँ। वाटर पार्क के बिल्कुल सामने एक बंदे ने नान पकौड़े लगा लिए। अच्छा। एक ने वो ठाली बोतल वाली रेडी लगा ली है। बड़ी रौनक उधर तो हो गई है। यही तो इनको मौत पड़ रही है। ताया जी मौत नहीं पड़ रही, आपने बच्चों पे टिकट लगाया हुआ, नहर पे वो मुफ्त नहाने जाते थे। आओ तो इन्वेस्टमेंट की है जब जब बच्चों को हम सेफ्टी मुहैया कर रहे हैं। पानी में मुफ्त नहाते थे तो मुफ्त में डूब भी तो जाते थे ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਸੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਚ वो बासी पानी एडा तू गिलास भर भर पींदे आ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। हाँ
ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਵੇਂਦੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਰੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और फरीद साहब वहाँ पे अच्छा भला माशाल्लाह बिजनेस चल पड़ा था। 10 रुपये फी बच्चा लेते थे राणा साहब। हाँ। और साथ कच्छे प्रोवाइड किए हैं। अच्छा। जाके काछे लेके आए हैं जनाब गांव से। हाँ जी, 35 काछे खरीद के हर कलर वखरा लेके आए हैं। 15 रुपये घंटा कच्छे का किराया है बस। चौधरी साहब, लेकिन आपने तो बच्चों से सस्ती तफरी, सस्ती से मुराद बल्कि मुफ्त तफरी जो थी उसको आपने पैसों में तब्दील कर दिया है। आपके और बच्चों नहीं की नहीं क्या है? जनाब, कच्छा अपना घर से जो पहन के आ जाए वो पहन आए। अही जो जो- उधर आके कहेगा कि मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूँ, मुझे नहाया नहीं जा रहा, तो राणा साहब तो उसी वक्त मुहैया करते हैं कच्छा। करते हैं। और बच्चों को ऐसी ऐसी आइटमां हऊ हऊ करके मैं आइटमां वो हंसते बच्चे। साथ ट्यूबें भी रख दी है हिफाजत के लिए। यार लेकिन आपने सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट तो लगा दिया है ना। जी। गांव के बच्चे हैं, वो नहर में जाते थे, मुफ्त नहाते थे, उनको पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूल बना के, कच्छे दे के उनके ऊपर टिकट लगा दिया। ਉਹ ਫਰੀਦ ਬੱਚਿਆ, ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੂਰੇ ਅਸੂਲ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। तो फिर हुआ क्या? होना क्या है जी, आज शरीका मेरा इन्हों का बेड़ा तरज है। कोई राणा साहब की कोई एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं तोड़ चढ़ने दी। वो छुट्टी थी उस दिन, सोमवार को छुट्टी करते हैं पीर वाले दिन। अच्छा। क्योंकि राणा साहब कहते हैं कि जुम्मा ते इतवार अब्बा जी बाबा लग जाती है, वो छुट्टी नहीं करनी, तो सोमवार को छुट्टी होती है। हाँ। ऐसे नामराद ने मज्जा अपनियां वाटर पार्क च वाड़ छड़ी। ये तो गलत काम किया है यार। जी गलत जी आ गलत। ਉਹ ਖੜੀ ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ 7-8 ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਹੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਨਾ, ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਨਾ, ਢੁੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਈ। हाँ, लेकिन अब तो आपको इसे साफ करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ये ਉਹ भैंसे ਜੀ ये ਸਾਫ਼ तो अब करेंगे, मरम्मत करा के। आ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਸਤੀ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਬੂਰੀ ਸਣੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਫੂ ਫੂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। फरीद भाई को खड़ी ईंट के साथ भी स्विमिंग पूल बनाता है, जरा बताइएगा आप तो। ਓਏ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਘਾਟ ਸਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਬਾਊ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। और फिर वो बड़ाई साहब जिनकी जगह पे बनाया ना जी, उनके बच्चों ने आंखों में आंसू ला के हाय, कहा, हाय, और लगे हमने अपने प्यो की इतनी खिदमत नहीं की जितनी आपके राणा साहब ने हाय, की। हाय। कोई गल नहीं। अब देखो जरा ਸਭ ਕੱਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੇ। बड़ाई साहब का काफी दुख है राणा साहब को, ये तो रोने ही लग गए। नहीं रोनते अपने वाटर पार्क नु डे ने। मगर ये है कि बड़ाई साहब वाकई बड़ी मोहब्बत करते थे। अच्छा। देखो अपना फरीद साहब 37,000 रुपए की कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है गांव में। जी बहुत बड़ी ये इन्वेस्टमेंट। अगर की है उन्होंने माशाल्लाह, और वो रौनक मेला भी उधर लग ही गया है। औंदे सीजन को हमने उसमें टैले शैले लगवा के दीवार भी डबल करवा ली। और ये जो प्यो पुत्र है, ये इस कदर राणा साहब से जेलस है क्योंकि 13वां 14वां बिजनेस है राणा साहब का जो इन्होंने खराब किया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो ताया जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਤਾ। बहुत अच्छे। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ? ਏਡਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗਈ
ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ को घूम के बजना है। बात ये है फरीद साहब, हम कोई लालची लोग नहीं है। हम तो कहते हैं कि चलो 37,000 का हमारा नुकसान हुआ है, सानू 3 भी उते दियो 40 दे छो सानू, असि तो कोई लालची लोग नहीं है। मगर ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की है राणा साहब ने और खुद खड़े होके तगारियां चुक चुक के मिस्त्रियों के नाल आप बनवाया ने सारा वाटर। अच्छा ਉਹ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਗਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਚੁੱਕੀਆਂ, हाँ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨੀਹਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮੇਰਾ 1500 ਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲੇ। जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ वक़फ़ कर छड़ी जी है। ये इतने जालिम लोग हैं कि ये बात नहीं आते राणा साहब की तरक्की के दरमियान रोड़े चले अटकाते अच्छी हुए। बात है यार, पिंड की वो खिदमत कर रहे हैं, उनको खिदमत करने दें पिंड की, क्यों उनके पीछे आप पड़े हुए हैं? ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਣ। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। काम करूंगा तो बाहर के मुल्क में। आप अब्बू से बोले मुझे बस वीजा लेके दे, मैंने बाहर ही जाना है। ओ बेटे बाप और क्या करे, एजेंट को पैसे देके तुझे डंकी लगवाई है, उसने कश्ती में बिठा के ले गया, उसने सवारियां ज्यादा बिठा ली, वो कश्ती उलट गई, वो तो अल्लाह ने इसकी जान बख्शी कर दी और ये वापस आ गया। नहीं तो इसको अकेले को भेज दे, ये तो कागज की कश्ती में भी जा सकता है। अच्छा जी, इनका तारुफ सुन लें जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुद्दीन साहब और उनका बेटा जैन, जो कि बाहर जाने का शौकीन है और बजिद है कि यहाँ कोई काम नहीं करना, अच्छा जो काम भी करना है बाहर जाके ही करना है मुल्क से। ये बच्चा बजिद है या नूरुद्दीन साहब खुद इस ख्यालात के मालिक? नहीं, मैं बजित नहीं हूँ, मैंने तो मेहनत मजदूरी करके इस बच्चे को पढ़ाया, अपने ज़हन को, लेकिन इसका ज़हन ही नहीं मान रहा कि मैं यहाँ काम करूँ। भी काम कराया और काम नहीं कर रहा। नहीं तो इधर क्यों नहीं कर रहा काम, क्या हुआ है? पता नहीं जी, कह रहा मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। इसके दोस्त चले गए बाहर, जो इसके क्लास फेलो थे, वो चले गए बाहर, कहता मैंने भी बाहर जाना है। और बेटा जब वो बाहर से 2-2 साल हो गए, उन्होंने टका घर नहीं भेजा। जो यहाँ एक हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, उसने यहाँ रह के कोठी बनाई है। मैंने कहा बेटा इसी की देख के इस पे अमल कर, काम या कर। नहीं तो बेटा यहाँ क्यों नहीं काम करना चाह रहे? पहली बात तो ये है चाचू कि बंदे को उसकी मेहनत के हिसाब से उजरत नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि मैं जिद पे हूँ कि मैंने काम करना है तो बाहर के मुमालिक में करना है, यहाँ पे काम नहीं करूंगा। नहीं, इधर काम करते हुए याद तो है ना तुम पे कोई छिटे डाल देता है। इधर भी तो लोग काम कर रहे हैं, और जो उजरत वाला मसला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुमने तो माशाल्लाह बीकॉम किया हुआ है, यहाँ बेशुमार मिसालें मौजूद हैं हर शहर में कि अनपढ़ लोगों ने इधर ही रह के, इधर ही मेहनत मजदूरी करके तो अरबों रुपया कमा लिया। यही समझा रहा हूँ। अब्बू जो भी है, आप अपने बेटे को दूसरे लोगों में बिठा के इस तरह उसकी बेइज्जती करवाएंगे, मैं सोच भी नहीं तो सकता। तू मेरे से आंखों से दूर जाके काम नहीं करेगा, जो बेटा, यहाँ बेइज्जती काम नहीं। तुम्हारी किस बात की होगी है? तुम कौन सा हेल रही हो? तुम अपने ही बच्चे हो ना। ये हमारे जानने वाले हैं नूरुद्दीन साहब, मैं बिल्कुल इनको जानता तो हूँ। नूरुद्दीन साहब आप क्या चाह रहे हैं? मरता और क्या करता मैं। एक प्लाट था वो बेच दिया, वो बेच के उसको पैसे पकड़ाया, वो फराड हो गया, वो बंदा ही भाग गई। अब मैं क्या करूं, पिछले दिनों इसकी छोटी बहन की शादी करी है मैंने, अब इसकी भी शादी करनी है और ये बाहर जाने के लिए बजिद है, मैं और क्या करूं। तो जाने दो उसको, कोई बुराई तो नहीं है इसके अंदर। बाहर जाएगा, कुछ कमाएगा,
पैसे कमा के यहाँ पे भेजेगा, आपकी सपोर्ट करेगा, फैमिली की सपोर्ट करेगा, इसमें कबाहत क्या है बाहर जाने वो में? जी चला जाए मेरी तरफ से, मैंने इसको कौन सा कंधे पे बिठा के छोड़ के आना बाहर। नहीं, आप अगर कंधों पे छोड़ने जाएंगे भी तो जितने को आप हैं डबल टाइम लगेगा। ओ भाई मेरे, जब वीजा नहीं लग रहा तो कैसे भेजो इसको? मैंने तो ये कहा बेटा जब तक वीजा नहीं लग रहा तो यहाँ तो काम कर। ये तो बात उनकी ठीक है यार, अब वीजा उन्होंने तो नहीं देना ना तुम्हें, वीजा तो देना है मुल्क की एम्बेसी ने, तो उतनी देर तो इधर काम करो। नहीं सर, मैंने प्लानिंग ही बाहर की कर रखी है, काम करूंगा तो बाहर के मुल्क में। आप अब्बू से बोले मुझे बस वीजा लेके दे, मैंने बाहर ही जाना है। ओ बेटे बाप और क्या करे, एजेंट को पैसे देके तुझे डंकी लगवाई है, उसने कश्ती में बिठा के ले गया, उसने सवारियां ज्यादा बिठा ली, वो कश्ती उलट गई, वो तो अल्लाह ने इसकी जान बख्शी कर दी और ये वापस आ गया। नहीं तो इसको अकेले को भेज दे, ये तो कागज की कश्ती में भी जा सकता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ, उसके मुताबिक जो 67% नौजवान हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, वो बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं या बाहर जाके वो कमाना चाहते हैं। फिर दूसरी एक चीज ये कि चूंकि मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें लोग ये समझते हैं और नौजवान खास तौर पे समझते हैं कि पाकिस्तान में रह के हमें कोई नौकरी नहीं मिल सकती, हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे और बाहर जाएंगे डॉलर, यूरो या दीगर जो गैर मुल्की करेंसी है उसमें जब वो कमाई करेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे तो वो ज्यादा पैसे बनेंगे। इस सिलसिले में जो एजेंट्स हैं वो हर कानूनी तो तरीक़ाकार है ही, लेकिन ज्यादातर लोग गैर कानूनी तरीका इख्तियार करते हैं और इस तरह के हादसात का शिकार होते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मेरा मतलब है कि अगर नहीं कोई बाप भेज सकता या नहीं आपका वीजा लग रहा, बाप बेचारे ने आप तो वीजा नहीं ना लगाना होता। ये बहुत सारे नौजवान हैं जो घरों में ये जिद लगा के बैठे हुए, और इस तरह से ये शौकीन नौजवान कह रहा है मैंने यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, नौकरी करते हुए आप नौकरी करें, अपने पैसे इकट्ठे करें, बाहर अगर आप जाएं तो कानूनी तरीक़ेकार से जाएं। आप स्टूडेंट वीजे पे जाना चाहते हैं, वहां एडमिशन दें, आइल्स के टेस्ट होते हैं, टोफल के टेस्ट होते हैं, आप उसके लिए अपीयर हों, वो क्लियर करें। लेकिन जो गैर कानूनी तौर के ऊपर जो एजेंट्स भिजवाते हैं, डंकी लगवा कर लोगों को यहां से निकलवाते हैं, उसमें जमा पूंजी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो जाया होने का भी खतरा है और इसके साथ आपकी जान को भी खतरा है। जी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गोली मार देते हैं जी, और बच्चे की जैसी सेहत है बॉर्डर वालों के पास तो गोली भी तगड़ी होती है। अल्लाह ना करे ऐसे बच्चे को गोली मार दे, बच्चा तो मरने की बजाय फट जाएगा। वो इनको गोली के बजाय अगर वो थोड़ी सी सख्त लहजे में भी बात कर ले तो ये वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं बच्चे को नाइजीरिया भेज देता हूँ, वहां मेरा एक रिश्तेदार है। ये आपको झूठा लारा लगा रहा है, वो इसका रिश्तेदार इसे मुंह लगाता हो तो ये सबसे पहले खुद शिफ्ट हो उधर। क्योंकि ये मुझे कई दफा कह चुका है कि ये मैं इधर मिसफिट हूँ। अजीजी मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे सच्ची बात तो ये है कि ये हर शख्स को जहन में साथ, ये कोई बुरी बात नहीं बाहर जाना, मगर जहन में ये भी साथ रखना चाहिए कि सबसे पहले इधर कोई मौका ढूंढे, इधर कोई चांस ले। भाई बाहर जाके इस तरह के जो नौजवान जज्बाती जाते हैं ना जी, ये पैसे पूसे सारे लगा लू क्योंकि उधर पहुंच जाते हैं तो 3 महीने इनका जो दिल है ना वो चढ़ जाता है उधर से, फिर रोते पीटते वापस आ जाते हैं। या उधर जाके क्या नौकरी तुम्हें मिल सकती है बताओ ना जरा। उधर कौन सा तुमने डीसी एम्स्टरडैम लग जाना है। उधर अंग्रेजों ने सलूट मारना, इधर बड़े ताए नु सलाम नहीं करना। क्या और बेटा गोरों के मुल्क में दरबार भी नहीं होता जहां से बंदा लंगर कर ले। ये देखो, और ऐसी ऐसी वहां पे अजीब नौकरी कर रहे होते हैं, अल्लाह माफी दे। एक मैंने पाकिस्तानी लड़का देखा जी, कनाडा के एक जू के अंदर उल्लू हाथ में रख के उसके चोंज को साफ कर रहा है। मैं देखो यार वाले साहब की खिदमत नहीं की थी, उल्लू की खिदमत करन दे। और अजीजे से उल्लू नहीं, डॉलर जब मिले तो फिर वो किसी की भी खिदमत करते हैं और काम आसान नहीं है। यहाँ नौजवान समझते हैं कि वहां जाने के बाद कोई आपको नोटों का हार आपके गले में डालेगा, वहां एयरपोर्ट से उतर जाने के बाद आपको कहेंगे आइए सर ये नौकरी आपके लिए आप ही की मुंतजर थी, आइए आइए ये नौकरी कीजिए।
बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बल्कि उसमें मसाला भी डालना पड़ता है। ईमान से मैंने सेलमैन देखे, सेलमैन बेचारे सिर्फ जो दुकान पे काउंटर पे खड़े होते हैं ना, वो इतनी टफ जॉब है, वो बैठने नहीं देते, 12 घंटे खड़े रहते हैं। हाँ जी। और वो खड़े रह रह के बच्चा आके जब बिस्तर पे गिरता है ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इंज देखदा जिवें अमरूद पाक के नहीं थल्ले डिगदा। और देखिए यहाँ पे माँ बाप को भी ये एहसास नहीं होता। उनके ज़हन में तो यही है कि बच्चा उधर बड़ा ठीक ठाक, जब हमें इतने पैसे भेज रहा है तो उधर वो भी ठीक ही होगा। हाँ जी। ये बेवकूफ बच्चे फिर छुपाते हैं वालिदैन से, कुछ बताते भी हैं हमदर्दियां हासिल करने के लिए कि मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। कुछ अपने खानदान में, अपने बहन भाइयों में अपनी वाह वाह बल्ले बल्ले कराने के लिए झूठे किस्से, झूठे स्टोरियां बना के सुनाते हैं कि मैं थे बहुत अच्छा, बड़ा सेट हाँ। और कई बच्चे बेचारे तो गाड़ी के नीचे घुसे हुए कान को फोन लगा के ना, पाने के साथ पेज खोलते हुए कह रहे होती है, अम्मी मैं इधर फाइनेंस ऑफिस में लगा हुआ हूँ। जी जी, सेक्रेटरी फाइनेंस के नीचे मैं ही हूँ। ये चार्ल्स के बच्चे खर्चा मुझसे ही लेते हैं। जो यहाँ पे एक गिलास नहीं उठाते, वो वहां पे हर तरीके का काम करते हैं। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बेटे जरूर जाओ बाहर अगर तुम जाना चाहते हो, मगर कानूनी तरीके से, और अगर वसाइल इजाजत देते हैं तो, वरना यहाँ पे काम कर लो यार, बहुत सारे इधर भी रास्ते हैं तरक्की के। अब बेटा मेरी तरफ देख लो, जब मैं नया नया लाहौर आया था तो मैं किराए के मकान में रहता था, और आज भी किराए के मकान में रहता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप ये जो तंदूर पे रोटियां बना के बेच रहे होते हैं ना जी, वो सिर्फ आटा ही देख लेना तो बाखुदा आप कभी भी बाजार से रोटी ना खाओ। मऊ जी, घर से आटा लेके जाएं, ये उसमें से भी पेड़े रख लेते हैं, वो भी ये सही रोटियां नहीं लगाते। जब तुम्हें पता है ये पेड़े खाने वाली डैन है तो तुम क्यों इसके पास जाते हो? वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और नाज़रीन, आटे की कीमत में इजाफे की वजह से नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं तंदूर मालिक और एक गाहक। इसलिए हाजिर किया जी मुझको। समझ आ गई है मुझे कि ये जो उर्ला है ये तंदूर मालिक है। उसकी सेहत बता रही है कि सारे शहर का आटा खुद ही खा गया, ये कीड़ियों का भी आटा खा गया। और जितना इन्होंने रोटी का वजन कर दिया हुआ है उस हिसाब से परला बंदा गाहक नजर आ रहा है। रोटी का तो वजन ही पूरा नहीं है इनका। आप रोटी के वजन को देख रहे हैं, दुकान का खर्चा नहीं देख रहे। गैस की कीमत कहाँ पहुंची हुई है, बच्चों की दिहाड़ियां देनी है। ओ वीर मेरे, आज ये तंदूर बंद करके कोई और काम कर लो। और एक तंदूर पे तुमने टाइलें लगवा ली हैं और चिप्स तुमने डलवा ली है उस पर, और कहते हो जी कारीगर भी बढ़ गए हैं, बंदे मेरे बढ़ गए हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जल्दी पुष्टि काम छोड़ दूं मैं अपना। हाँ जी, बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हो। और दूसरी, तुमने शादी कर ली है, दरमियाना बेटा तुमने जापान भेज दिया है, और तुम कहते हो कि मेरा काम नहीं है कोई। भाई काम मेरा अल्लाह का शुक्र है, टैले इसलिए लगवाई है, सफाई में खुदाई है भाईजान, साफ सुथरा करके मैं सौदा बेचता हूँ। देखे देखे बहू जी, बात सफाई की कर रहा है, खारिश कर रहा हो, पसीना आया हो, उन्हीं हाथों से ये रोटियां लगा रहा होता भाजी। यार ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते हो, जायद कीमत तुम वसूल करते हो, जो सरकारी निर्ख जो जिनका तयन किया जाता है उस रेट पे रोटी बेचने का, उसकी तुम पाबंदी करते नहीं हो। खर्चे तुम्हारे तुम कहते हो पूरे नहीं होते, लेकिन जो खर्चा जो तुम्हारा रेट है वो उस वजन के साथ मुंसलिक है। आप देखें कि इतना जुल्म है कि जहाँ पे गरीब आदमी ने 2 रोटियों से अपना पेट भर लेना है, हाँ जी। इनके वजन कम करने की वजह से वो 2 रोटियों की जगह बेचारा 4 खाए फिर उसका पेट भर जी, और वो 4 रोटियों के पैसे दे के आता है। जी हाँ, यानी उसे पेट भरने के लिए डबल कीमत अदा करनी पड़ रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। सर जी, बरकत नान साहब का एक नाम है, हम ऐसे काम नहीं करते। अरे बड़ा नाम है बरकत नान साहब का, डॉक्टर आरफ अलवी तुम्हारे पार्टनर है। आप जिस मर्जी तंदूर वाले के पास खड़े होके यही बातें करें, वो यही जवाब देगा, नहीं जी मैं ऐसा नहीं करता। यार फिर कर कौन रहा है बताएं तो। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि नाकिस आटे की रोटियां लगाते हैं, रोटी आप लेने के लिए जाएं, नान अभी लग के अभी आपके पास आता है, रोटी लेते हैं अकड़ जाती है, खाने के लायक नहीं रहती है, यूं आप लगता है रोटी नहीं खा रहे बल्कि रबड़ चबा रहे हैं। हाँ, इतना नाकस आटा।
आप ये जो तंदूर पे रोटियां बना के बेच रहे होते हैं ना जी, वो सिर्फ आटा ही देख लेना तो बाखुदा आप कभी भी बाजार से रोटी ना खाओ। भाऊ जी घर से आटा लेके जाएं, ये उसमें से भी पेड़े रख लेते हैं, वो भी ये सही रोटियां नहीं लगाते। जब तुम्हें पता है ये पेड़े खाने वाली डैन है तो तुम क्यों इसके पास जाते हो? तुम्हें पता है कि मैं पेड़े खा जाता हूँ, तो तुमने डॉक्टर को लिख के दिया है कि मैं बरकत नान शॉप पे जाओ, तुम घर क्यों नहीं बना लेते रोटी? यही तो स्यापा है, यही तो, इसी वजह से तो आप लोग लूटमार कर रहे हैं जी। घरों में गैस नहीं आ रही होती जी हाँ। फिर अक्सर ये होता है, अब बेचारे जो जितने हालात बुरे हो गए हुए हैं, लोग बेचारे मेहनत के लिए डबल टाइम लगा लगा के ड्यूटियां दे रहे हैं। खवातीन बेचारी साथ काम करना शुरू हो गई है। जिस घर में रोटी नहीं पक रही, जाहिर है उसने तंदूर से ही लानी है। इन लोगों को भी ये पता चल चुका है कि कहीं गैस नहीं आ रही, कहीं रोटी घर में नहीं पक रही। ये फिर अपने सारे कमालात, जिन्हें मैं फ्रॉड कह सकता हूँ इंग्लिश में, जी वो ये करना शुरू हो गए हुए। अच्छा, बहाने इनके पास सारी चीजें हैं कि किस वजह से रोटी महंगी है, सफाई नहीं हो रही है, आटा नाकिस है। इन्होंने अपनी कोई गलती माननी नहीं है। वो बस सिर्फ यही कहना है कि जनाब हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, हमारी दुकान नहीं चलती है, और लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। और यूनियन बनाई हुई है एडे तुसी लेस्को वाले। अब भाई यूनियन ना बनाए तो हमें गवर्नमेंट ही नहीं टिकने देती। कभी गैस का महकमा आ जाता है, कभी फूड वाले आ जाते हैं। यूनियन ना बनाए तो हम क्या करें? सौरिया नाल लड़ाई हुई तो उत्थे भी यूनियन दे बंदे लै गए। और ये फैमिली मैटर है मेरा। बस जी, असल में ब्लैकमेल तबीयत हो जाए ना जी जिस भी शोबे की, वो फिर इसी तरह लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। इनको ये भी पता है कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का हमारे बगैर अब गुजारा ही नहीं है। फिर यूनियन बन गई हुई है, आवाज उठाने के लिए या हड़ताल करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब जाहिर है ऑब्वियसली इनके बगैर सिस्टम तो नहीं चल सकता। रोटी तो खानी है इंसान ने, और जो मजदूर तबका है या जो घर में रोटी नहीं पका रहा या जिसके गैस नहीं आ रही, उसने बाहर निकलना है रोटी लेने के लिए। और ये फिर उसी तरह शिकारी बन के बैठे होते हैं, टोकरे थले सोटी लगा के बैठे होते हैं कि होने तोता फंसे ही फंसे। और रिज्क में बेईमानी करते हो, तुम्हें तंदूर के सेक से फोड़े निकलाएंगे। इसे फोड़े कहाँ निकलने हैं भाजी, गरीबों का हक मार मार के इसने तो साथ वाली दुकान भी खरीद ली है। अब मेरा बच्चा जापान गया है, ओदी वजह नाल मैं वो दुकान ਲਈ है। तंदूर दी कमाई दे नाल ते बच्चे नहीं पढ़ाए जांदे। नहीं ते बच्चा जेड़ा जापान गया है वो खोती रेड़ी ते बैठ के गया है। पैसे इकट्ठे किए हैं तो तुमने उसे बाहर भेजा है ना। मैं नहीं भेजा, ओदे मामे ने उन्होंने उत्थे बुलाया जी। फजूल बातें ना करो, कमाई के तुमने 36 जरिए बनाए हुए, कीमे वाला नान, आलू वाला नान, अचार वाला नान। और भाई पब्लिक की डिमांड होती है, वो कहती है कि बेसन वाला नान लगा के दो, आलू वाला नान लगा के दो, कीमे वाला नान लगा के दो। तो पब्लिक की डिमांड पे काम करते हो तो बनाओ फिर मेथी वाला नान। दो मुझे खाने के लिए रायते के साथ। मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेनी चाहिए, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कोयटा के एक बुजुर्ग शहरी का एक अच्छा सा कारनामा सुने, जिसने कोयटा में पहाड़ को काट कर 3 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बना दिया। वाह जी वाह। कानगनी के पेशा से वाबस्ता अली यावर का कहना था कि लोग इधर वॉक के लिए आते थे लेकिन रास्ता नहीं था। मैं लोगों को देखता था तो बहुत तकलीफ होती थी, फिर मैंने सोचा कि रास्ता बनाऊं ताकि लोग मुझे दुआएं दें। बहुत अच्छा यार। वैसे इस शख्स के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई लाइमन को अवार्ड अनाउंस। हाँ। जी, आज कौन कौन सी खबरें हमारे पास तबसरे के लिए? सर, आज पहली खबर है कि मुल्क पीरू के एक स्टोर में होने वाली अनोखी वारदात। चोर ने कीमती स्नीकर्स के 220 जोड़ों के दाएं पैर वाले जूते चुरा लिए, जिनकी कीमत लगभग $13,000 बताई जा रही है, जो 36 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इस तरह उन्होंने जूतों के 220 जोड़े बेकार कर दिए। बहुत अच्छे। मुझे लगता है चोर टुंडा था जो हर जोड़े का एक एक पैर उठा के दौड़ गया। या खब्बा हाथ नहीं होगा तो नहीं ना उठा सका, या शायद खब्बा हाथ पहले किधरे किसी चोरी में कटवा बैठा हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें जुतियां सिर्फ चाहिए लड़ाई आस्ते हो। यही लग रहा है। वैसे तो एक पैर ले जाने का कोई फायदा नहीं है अजीजी, हो सकता है उसका पाँव एक हो, यानी 200 बूट उसने अपने लिए चुराए।
तुम्हारी माथे तो नहीं मारी गई हुई? मैं दसना जी, उसको जूते पहनने का कोई शौक नहीं, वो बांदर किला खेलता है। बंदर किला ये बांदर किला एक गेम होती है यहाँ पे, जी। शायद आपने ना खेली हो, चूंकि आप इंग्लिश बच्चे हैं। वो एक किले के साथ ना रस्सी बांध के तो बहुत सारी जूतियां उसके गिर्द फेंक देते हैं। अच्छा, तो वो एक बंदा जो है उस रस्सी पकड़ लेता, उसने रस्सी नहीं छोड़नी, हाँ और बाकी साथियों ने जूते उठाने हैं। हाँ, और उसका अगर किसी को हाथ लग गया जूता उठाते हुए तो फिर जी। वो रस्सी पकड़ेगा। तो अगर बगैर हाथ लगे सारी जूतियां उठा ले साथी, जी जी तो फिर उसको बहुत जूतियां पड़ती हैं। हाथ के बच जाए तो बच जाए। हाँ जी, उसे कहते हैं बांदर किला। और आप अब अंदाजा लगा लें कि गौरी ने रस्सी पकड़ी हुई है और ये बेचारा जूतियां बचा रहा है। नहीं, वाकई को लगती कोई इस तरह की तरह से। शर्त है, वरना हर जोड़े का एक पैर चोरी करना बड़ा अजीब सा चोर हाँ, लगा तो है। समझ नहीं आ रही है कि हर जोड़े का एक एक पांव उसने उठा लिया है, इससे दूसरे जो पेयर्स हैं उसको भी वो खराब करेगा। हाँ सर जी मेरा ख्याल है ये जूतियां दे के बर्तन लेना चाह रहा है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये आपने जूतियां देने वाली नहीं, जूतियां खाने वाली बात की। और पुरानियां जुतियां टुटियां भजियां पाटियां दे के बर्तन लेते हैं। हाँ नवे दुकान से जाके स्टोर से नवे पैर चोरी करके उसने यार। चले चले अगली खबर सुने सर आप। कोयटा के एक बुजुर्ग शहरी का एक अच्छा सा कारनामा सुने, जिसने कोयटा में पहाड़ को काट कर 3 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बना दिया। वाह जी वाह। कानकनी के पेशा से वाबस्ता अली यावर का कहना था कि लोग इधर वॉक के लिए आते थे लेकिन रास्ता नहीं था। मैं लोगों को देखता था तो बहुत तकलीफ होती थी, फिर मैंने सोचा कि रास्ता बनाऊं ताकि लोग मुझे दुआएं दें। बहुत अच्छे यार। वैसे इस शख्स के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई लाइमन को अवार्ड अनाउंस करे। हाँ ये जी, सलाम है इस शख्स को। इस तरह के लोग जो हैं, ये देखे ना जरा कि हाँ। क्या खूबसूरत सोच है। बिल्कुल सर, वो कह रहे हैं कि वहां पे लोग आते थे सैर के लिए, वॉक के लिए। हाँ जी, तो वो चूंकि ट्रैक नहीं था कोई बना हुआ, तो मुझे उनको देख के तकलीफ होती। ये तो हुकूमत का काम है अजीजी कि लोगों की इन चीज़ों का ख्याल रखे। अब वो एक आम आदमी है, उसको इंसान और लोगों की इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन हुकूमत के सर पे जूं नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, हुकूमत की जूम को छोड़ दे। हम ऐसे करते हैं कि हम हुकूमत के बालों में बरीक कंघी करने की बजाय हाँ जी, इस तरह के जो लोग हैं जो बाहर निकलते हैं और सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते लेते हैं, हैं, हाँ ऐसी सोशल एक्टिविटीज जिससे दूसरे लोगों को फायदा पहुंच रहा जी है, हाँ। ये सोशली इसे कहेंगे ना। एक उसने खूबसूरती का मुजाहरा किया मुजाहरा है किया, बिल्कुल। कि उसने महल्लेदारों के लिए एक जॉगिंग ट्रैक बना दिया और 3 किलोमीटर हाँ, लंबा। जी हाँ। 3 किलोमीटर ईमान से मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि 3 किलोमीटर लंबा अगर उसने बना दिया ट्रैक जी। वॉक करने के लिए, तो अब उसके मोहल्ले में कोई गोगा नहीं रहेगा। वाह वाह वाह। सारे जुल्फी हो जाएंगे वॉक कर करके। चलो, ट्रैक तो उसने बना दिया, अब लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उसे इस्तेमाल करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए उसे। जी जी जी। और लाजमन इस शख्स को लाजमन सराहना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लाजमन इसकी पजीराई करे, इसको कोई अवार्ड अवार्ड। दे, ताकि दूसरे लोगों को ये तरगीब मिले। रास्ते बनाने वाले मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं जीजी। तुम तो खुद सारी जिंदगी सड़कों पे लुक फेंकते रहे। इसी जज्बे के तहत के रास्ता बनाना बहुत बड़ी बात है। अगली बात करनी थी, अब गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, आई एम सॉरी। बताओ क्या कहना चाह रहे थे? मेरा मतलब है अजीजी कि यहाँ तो लोग रास्ते बंद करने वाले ही हैं, सड़कें बंद की हुई हैं, तो रास्ते बनाने वाले, रास्ते खोलने वाले बड़े अजीम लोग होते हैं। हाँ बहुत जी। अच्छी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो एक हदीस शरीफ भी है ना कि रास्ते से पत्थर हटाएं, वो सवाब है बाकायदा। पत्थर हटाना रास्ते से, रास्ते की रुकावट दूर करना, अगर वो सवाब है तो रास्ता बना देना तो बहुत ही सवाब होगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगली खबर सुने जो कि बड़ी मजे की है कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली खातून ने शादी के 4 साल बाद तलाक होने पर शादी का फोटोशूट करने वाले फोटोग्राफर से तस्वीर और वीडियोस की मद में दी गई रकम वापस मांग ली। खातून ने वाह वाह वाह। उन्हें किया उन्होंने ना मैंने वीडियो का फायदा ना तस्वीरां का, तो मेरे पैसे वापस कर।
सर, खातून ने फोटोग्राफर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मेरी तलाक हो चुकी है और मुझे इन तस्वीरों की अब कोई जरूरत नहीं, इसलिए मुझे मेरे पैसे वापस करो। शाबाश। तो मतलब उस फोटोग्राफर ने किस लिए पास रखनी है जी? हाँ। या तो है ना बाजी और रजिया सुल्ताना है और वो बताता फिरेगा ये देखो मैंने रजिया सुल्ताना की शादी की फोटो शूट की है। ये किस मुल्क की खबर है? सर, जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका। शाबाश। यानी जनूबी अफ्रीका में मुझे लग रहा है कि बहुत लड़ाका औरतें हैं। ओए। देखो ना, ये गुस्से की इंतहा है कि जो शादी में फोटो में जिस फोटोग्राफर ने खिंचवाई थी जी, तलाक होने के बाद उसके घर पहुंच गई है कि मेरे पैसे वापस कर। ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਬਲਕਿ। हाय हाय हाय। भाई इसमें फोटोग्राफर का क्या कसूर है? शादी ना निभ सकी, उसने फोटोग्राफी की है, अब 4 साल बाद तो वो पैसे वापस नहीं करेगा ना। वो कोई गारंटी तो ली हुई उसने नहीं है कि आपकी शादी चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो पैसे वापस हो जाएंगे। यह तो है ना, वो हर क्लिक करने के साथ कहता था जी लाहौर पक्की हो गई, शादी और पक्की हो गई, ये स्माइल स्माइल ए पक्की हो गई। वो तो बेचारा फोटो में खींच रहा है मस्की। अच्छा जी सर, खबर सुने। भारत के शहर बेंगलोर में मालिक मकान ने 12वीं जमात में खराब नंबरों की वजह से नौजवान को घर किराए पर देने से इनकार कर दिया। मालिक मकान को तवक्को थी कि लड़का जो है वो 90% नंबर्स लेकर आएगा, लेकिन लड़के के नंबर 75% आए। यार बड़े टीचर किस्म के मालिक मकान है उधर। अगर इस तरह की शर्तें आयद होनी शुरू हो गई तो फिर तो सब बच्चे लायक हो जाएंगे और गोगेर के बेचारे फिर सारी जिंदगी मकान नहीं ले सकते। भाई जी दरख्त थले ही ट्रंक रखना पैना जी। मेरा तजर्बा है, नलायकी आड़े जरूर आती है ना यार 75% नंबर लिए हैं हाँ उसने, जी। लड़के ने, उसके बावजूद मालिक मकान ने किया नस जो तो। वैसे अच्छी बात है एक तरीके से, अगर इस तरह की चीज है तो कम से कम बच्चों में पढ़ने का रुझान या ज्यादा नंबर लेने का रुझान बढ़ जाएगा कि इसी बहाने नंबर ले लेंगे और घर में भी रह सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, मगर शायद उधर भी सिफारिश और रिश्वत तो चलती ही है। इंडिया में भी बेतहाशा, शायद किसी MNA MPA की सिफारिश से वाड़ी जाए बेचारा किसे कर। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। अजीम फलसफी सुकरात कहता है कि मैं भी जाहिल हूं और मेरे इर्द गिर्द लोग भी जाहिल हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जहालत को जानता हूं और वो नहीं जानते। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।